हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जो है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट द फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेट अस डू इट। तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सबसे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक रफ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पर, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। ओके, तो पॉजिटिव पार्ट क्या है हमारा? पॉजिटिव पार्ट है एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव क्या हो गया? कैथोड। हम लोग क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है सेम अमाउंट ऑफ करंट पाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका बेनिफिट क्या हो गया? Each electrolytic cell will receive या will get same amount of current। ठीक है, अब यहां पर मैंने दो कंपाउंड लिया है। इसमें मैंने कंपाउंड लिया है AB और इसमें कंपाउंड लिया मैंने CD। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ए बी डिसोसिएट हो रहा है A प्लस एंड B माइनस में, और ये भी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएट हो रहा है C प्लस एंड D माइनस में। A प्लस B माइनस और यहाँ पे C प्लस D माइनस। ओके, अब यहां से ये कहां जाएगा? ये कैथोड पर जाएगा। ये कहां जाएगा? ये एनोड पर जाएगा। सिमिलरली ये कहां जाएगा? ये जाएगा कैथोड पर, और ये जाएगा एनोड पर। ये डेस्टिनी है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू दैट दोनों सेम अमाउंट ऑफ करंट रिसीव करेगा, देन जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा, उसका ऑर्डर इक्विवेलेंट वेट के अनुसार होगा, उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के अनुसार होगा। बात समझ में आई? मान लीजिए यहां पे जो इस इलेक्ट्रोड पर वेट ऑफ सब्सटेंस A डिपॉजिट हुआ और इस इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस B डिपॉजिट हुआ, वेट ऑफ A, वेट ऑफ B। सिमिलरली इस इलेक्ट्रोड पर वेट ऑफ C डिपॉजिट हुआ और इस इलेक्ट्रोड पर D डिपॉजिट हुआ। तो वेट का डिसाइड कितना वेट डिपॉजिट हुआ बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है सेकेंड लॉ में कि जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भेजते हैं, प्रोवाइडेड दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड हो, तो जो भी केमिकल चेंज होगा, दैट मीन जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा, वो अपने इक्विवेलेंट वेट के ऑर्डर में होगा या इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स proportional to यहाँ पर जो weight deposit होगा, that will be proportional to equivalent weight of A। that weight of A deposit directly proportional to equivalent weight of A। weight of B deposit will be directly proportional to equivalent weight of B। weight of C deposit will be directly proportional to the equivalent weight of C, and weight of D deposit will be directly proportional to equivalent weight of D। E क्या इंडिकेट कर रहा है? इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास एक वर्किंग फॉर्मूला आ गया।
ठीक है, जहां पर ये वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, वेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट। बात समझ में आई? तो यहां से लॉ का स्टेटमेंट क्या हो सकता है? सेकंड लॉ क्या स्टेट कर रहा है? सेकंड लॉ, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ current is passed into more than one electrolytic cell, more than one electrolytic cells, more than one electrolytic cells connected in series, then the amount of substance deposited or liberated at respective electrodes will be directly proportional to the equivalent weights. When same amount of current is passed into more than one electrolytic cell, then more than one electrolytic cell, ठीक है, then the amount of substance deposited or liberated at respective electrodes will be directly proportional to their equivalent weight. जो भी सब्सटेंस यहाँ डिपोजिट होगा यहाँ पे, वो अपने इक्विवेलेंट वेट के ऑर्डर में डिपोजिट होगा। कब? जब सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड इनटू मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देख लीजिए, ठीक है। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट होगा? थोड़ा देखिए, ये मैं मिटा रहा हूं। स्टेटमेंट रहने दे रहा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा होगा थोड़ा सा। यहां पर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। यहां पर मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है सीरीज में कनेक्शन होगा, तभी जाके सेम अमाउंट ऑफ करंट पाएगा। जब भी सीरीज में कनेक्शन होता है कोई भी अप्लायंस का या कोई भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर सेम अमाउंट ऑफ करंट रिसीव होता है। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। यहां से ये कनेक्टेड हो गया इससे, ये कनेक्टेड हो गया इससे, और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ये हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव पार्ट एनोड, नेगेटिव पार्ट कैथोड, पॉजिटिव पार्ट एनोड। ब्लैक से लिख रहा हूं, समझने में सुविधा होगा। एक मिनट रुकिए। पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव क्या है? एनोड है। नेगेटिव क्या है? कैथोड है, ठीक है। एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। इसमें मैंने क्या लिया है? इसमें मैंने वाटर लिया है।
इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वाटर का। यहां पर लिया है कॉपर सल्फेट और यहां पर लिया है सिल्वर नाइट्रेट। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वाटर डिसोसिएट होगा किसमें, H+ और OH- में। कॉपर सल्फेट कैसे डिसोसिएट होगा, कॉपर 2+ और SO4 2- में। में। और सिल्वर कैसे डिसोसिएट होगा, सिल्वर प्लस एंड NO3 1- में इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। अब यहां से वाटर का जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उस हिसाब से हम जानते हैं कि जो है ये एनोड पर कौन जाता है, यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन होगा। ओके, कॉपर किस पर जाएगा, इस पर जाएगा कॉपर। सिल्वर किस पर जाएगा, सिल्वर इस पर जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कितना आएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन आएगा 8 ग्राम। अगर एक्सपेरिमेंटली यहां पर देखें तो यहां पर जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है फॉर लिमिटेड टाइम। ओके, तो यहां पर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, इतना। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, 1.008 ग्राम। ठीक है, ये मैं फिलहाल के लिए मिटा रहा हूं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। यहां पर वेट ऑफ कॉपर कितना आया है, ये आएगा 37.5 ग्राम। और वेट ऑफ सिल्वर कितना, 108 ग्राम। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के आप देखिए, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट है ऑक्सीजन का, ये इक्विवेलेंट वेट है हाइड्रोजन का, ये इक्विवेलेंट वेट है कॉपर का, और ये इक्विवेलेंट वेट है सिल्वर का। ओके, तो यहां से आप देखिए, यहां पर सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है, ऑक्सीजन जो डिपॉजिट हुआ, वेट ऑफ ऑक्सीजन, वो किसके ऑर्डर में डिपॉजिट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का। यहां पर हाइड्रोजन जो डिपॉजिट हुआ, किसके ऑर्डर में डिपॉजिट हुआ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन का। यहां पर कॉपर डिपॉजिट हुआ किसके ऑर्डर में, अपने इक्विवेलेंट वेट के ऑर्डर में। सिल्वर डिपॉजिट हुआ किसके ऑर्डर में, अपने इक्विवेलेंट वेट के ऑर्डर में। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और वेट ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो यहां से एक रेशियो हमारा मिल जाएगा, एक वर्किंग फॉर्मूला, क्या, वेट ऑफ कॉपर बाई वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ओके, तो लॉ तो यही बोल रहा है ना कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, उसका अमाउंट किसके अनुसार होगा, उसका अमाउंट होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के अनुसार। बात समझ में आ गई, देख लीजिए। नाउ अब यहां से जो इक्विवेलेंट वेट के अनुसार डिपॉजिट होता है, ठीक है, अगर हम फैराडेज में जो यहां पर जो सेकेंड लॉ हम लोग पढ़े हैं, अगर हम डिफिनेशन ऑफ फैराडे को सोचे, जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फैराडे, 1 फैराडे। थोड़ा सा अगर हम रिकैप करें फैराडे को, ये मैं मिटा रहा हूं, ये तो आप समझ गए होंगे, या आप समझ गए हैं। तो हम फैराडे को अगर कंसिडर करें, फैराडे क्या था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, ठीक है, कितना डिपॉजिट करता था, ये कितना डिपॉजिट करता था, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करता था, ठीक है, तभी इसको फैराडे बोलते थे। दैट मींस इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये चीज मैं यहां पे क्यों ला रहा हूं, अभी देखिए, अभी आपको समझ आएगा ये अचानक मैंने क्यों लाया। यहां पर ऑक्सीजन कितना डिपॉजिट हो रहा है, 8 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1.008 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है।
सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है? 108 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है? 37.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। ये सारा क्या है? ये क्या है? अगर हम इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना आएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट निकाले तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट निकाले तो ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। और इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट निकाले तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाले तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो यहां से ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये अमाउंट जो है ये कितना वो ये कैसे हम लोग निकाले थे? ये हम लोग निकाले थे वेट ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर ऑक्सीजन का वेट, नंबर ऑफ अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले तो यहां पर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना डिपॉजिट हो रहा है? 8। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन भी कितना? 8। तो 1/8 1 ग्राम इक्विवेलेंट का हिसाब आ गया। आप देख लीजिए, तो ये सारे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब है। दैट मींस यहां पर करंट कितना फ्लो हो रहा है? जो सेम अमाउंट ऑफ करंट बोल रहा है वो कितना एक्चुअली हो रहा है? यहां पर करंट फ्लो हो रहा है 1 फैराडे के ऑर्डर में। डायरेक्टली तो यही बोलेंगे ना, लेकिन लॉ में क्या बोला? सेम अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो भी इलेक्ट्रो सब्सटेंस उस पर डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के ऑर्डर में होगा। तो इक्विवेलेंट वेट के ऑर्डर में हो रहा है, दैट मींस वो इनडायरेक्टली हम क्या बोलना चाह रहा है? लॉ इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि जो सेम अमाउंट ऑफ करंट है वो किस ऑर्डर में? वो फैराडे के ऑर्डर में है। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है फैराडे के ऑर्डर में हो रहा है। फिलहाल तो 1 फैराडे हो रहा है जो अभी जस्टिफाई हो रहा है। बात समझ में आई? That means कि when 1 Faraday of electricity passed into more than one electrolytic cell, then the amount of substance deposit हो रहा है will be equal to its equivalent weight. डायरेक्टली बोल सकते हैं। That means 1 Faraday कितना डिपॉजिट करेगा? उसके इक्विवेलेंट वेट के अनुसार डिपॉजिट करेगा, यानी उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करेगा। नियम तो यही बोल रहा है ना यहाँ पे कि when सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भेजते हैं तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के ऑर्डर में डिपॉजिट होगा, यानी विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो वो सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या है फिलहाल के लिए? तो यहाँ पर 1 फैराडे है फिलहाल के लिए यहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है। अगर मेरा मान लीजिए कि अगर मेरा सब्सटेंस डिपॉजिट होता फॉर ऑक्सीजन के लिए, अगर बोल रहे हैं मेरा ऑक्सीजन 16 ग्राम डिपॉजिट होता, तो यहां पर कितना आता? ये ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट आता, 2 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस आता। तो यहां पर कितना करंट लगता हमको? अगर हिसाब से देखा तो 2 फैराडे लगता। मतलब यहां पर जो सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करने के लिए बोल रहे हैं, जरूरी नहीं 1 फैराडे है। अभी के लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए 1 फैराडे आया है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 1 फैराडे ये वैल्यू आ रहा है, क्योंकि सारा वैल्यू तो ग्राम इक्विवेलेंट के अनुसार है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अनुसार आ रहा है ना, इसीलिए 1 फैराडे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 24 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है तो 3 फैराडे आएगा। यहाँ पर ये 3 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है तो 3 फैराडे आएगा। यहाँ पर अगर इसका ट्रिपल डिपॉजिट हो रहा है तो 3 फैराडे, यहाँ पर भी इसका ट्रिपल डिपॉजिट हो रहा है 3 फैराडे। बात समझ में आई? मैं इतना एविडेंस क्यों दे रहा हूं? इसका मतलब ये हो गया कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजा जा रहा है मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो किस ऑर्डर में भेजा जा रहा है? वो फैराडे के ऑर्डर में भेजा जा रहा है। लार्ज करंट भेजा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस 3 ठो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नहीं करना है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करना है। यहाँ के लिए जरूरी नहीं 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। सेवरल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जो अमाउंट ऑफ करंट भेजेंगे वो तो लार्ज करंट भेजना पड़ेगा। तो लार्ज करंट किस ऑर्डर में भेजना पड़ेगा? फैराडे के ऑर्डर में। बात समझ में आ गई? देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नो मिटा रहा हूं। तो क्या हमको मिला यहां से इंफॉर्मेशन? यहां से हमको इंफॉर्मेशन मिला कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ये एक इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, कि सब्सटेंस डिपॉजिट विल बी इन ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। कब? जब मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करके सेम अमाउंट ऑफ करंट भेजेंगे। ऑब्वियसली सेम अमाउंट ऑफ करंट भेजेंगे तो वहां पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के अनुसार होगा, और जो सेम अमाउंट ऑफ करंट भेजना पड़ेगा वो ज्यादा करंट भेजना पड़ेगा। तो ज्यादा करंट मेजरमेंट का यूनिट क्या है? फैराडे है। इसीलिए यहां पर जो आ रहा है तो मेरा फैराडे के ऑर्डर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था। बात समझ में आ गई? ओके, मिटा रहा हूं सारा चीज।
तो यहां से ये भी मैं मिटा रहा हूं टॉपिक। अब थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। तो फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, क्या हमको इंफॉर्मेशन मिला? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और फ्रॉम सेकेंड लॉ फॉर फैराडेज सेकेंड लॉ, ऑब्वियसली ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ही पढ़ रहे हैं तो फिर मेंशन करने की बात नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो पहला इंफॉर्मेशन, तो दूसरा इंफॉर्मेशन, दोनों में वेरिएबल कौन है? Q और E। कांस्टेंट क्वांटिटी कौन है? ये। तो ये दोनों के साथ वेरिएबल होगा, देयरफॉर कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इंटू Q। ओके, अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। W इज इक्वल टू K EQ। अब जो K का वैल्यू आएगा, K का वैल्यू न्यूमेरिकली सॉल्व किया गया है तो 1 बाई फैराडे आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकली। Value of K comes equal to 1 by F numerically. So what we can write? और W equal to EQ by F, एक वर्किंग फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1। और चूंकि Q इक्वल टू I इंटू टी होता है तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा चूंकि, तो W इक्वल टू E इंटू I इंटू टी, I एम्पियर, टी टाइम सेकेंड में फैराडे, एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला 2। एक और फॉर्मूला आएगा, W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी बाई फैराडे का 96500 कूलम। ओके, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, 3 नंबर फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। तीनों फॉर्मूला इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसा जरूरत होगा उसी हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स के समय फॉर्मूला यूज कर लेंगे, देख लीजिए। तो फर्स्ट लॉ ये बोला, सेकंड लॉ ये बोला, दोनों का कंबाइन होके ये एक आया। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के अनुसार जो हमारा ओवरऑल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का इक्वेशन आया ये, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। जहां पर E क्या हो गया मैं लिख देता हूं, E हो गया इक्विवेलेंट वेट किसका? सब्सटेंस का, जो भी सब्सटेंस लेके काम कर रहे हैं। I क्या हो गया? एम्पियर हो गया करंट का। T क्या हो गया? टाइम हो गया सेकंड में। और इफ फैराडे लिख ही दिया। W क्या हो गया? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ओके, बिठा रहा हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल किया जाए। क्या है न्यूमेरिकल? क्वेश्चन, calculate the time to electroplate the metal surface of area 80 centimeter square and thickness 0.005 of area 80 centimeter square and thickness 0.005 centimeter by passing a current of 3 ampere by
passing a current of 3 ampere through silver nitrate solution, ठीक है, डेंसिटी दिया है, द डेंसिटी ऑफ सिल्वर मेटल कितना दिया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या यहां पे गिवन है, टाइम पूछ रहा है, ओके, एरिया दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू थिकनेस 0.005, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.005 इंटू 80 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्ट क्लास में जाके सब मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद करंट कितना दिया है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो मास निकल जाएगा, मास ऑफ सिल्वर, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.005 इंटू 80 इंटू 10.5, इतना ग्राम आ गया, ओके। क्या निकालना है, करंट निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू W इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी बाई 96500, ये हमको मालूम है। वो क्या निकालना है, T निकालना है, T इक्वल टू क्या होगा W इंटू 965 बाई E इंटू आई, W कितना हो गया, इतना हो गया, ये क्वांटिटी थोड़ा हटा के लिखेंगे, 0.005 इंटू 80 इंटू 10.5 इंटू 96500 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होता है 108 ग्राम, तो यहां पर 108 इंटू एम्पियर कितना 3 एम्पियर, कितना आएगा कैलकुलेट करिए, यह आएगा 1250.92 सेकेंड, ओके। ये प्रॉब्लम हुआ, एक और प्रॉब्लम किया जाए, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको, एक और प्रॉब्लम, तो ये सेकंड लॉ के ऊपर कैसा सम्स आता है समझ आ गया आपको। एक और प्रॉब्लम, ये थोड़ा ट्रिकी है, व्हाट should be the current, what should be the current strength to produce 1 ml hydrogen passed through acidified water for 5 hours, passed through acidified water for 5 घंटा के लिए, तो करिए इसको। तो यहां से हमको 1 ml हाइड्रोजन का निकालना है, कैसे क्या करेंगे, चूंकि 22,400 ml एनटीपी वाला कंडीशन ले लेंगे, एट एनटीपी, हमारे पास जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है एनटीपी वाला कंडीशन ले लेंगे। 22,400 ml हाइड्रोजन का वेट कितना होता है
2 ग्राम। 1 ml हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा? 2/22 400 ग्राम वेट ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। ओके, अब यहां से इतना हम वेट निकला हाइड्रोजन का। अब हम थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं कि 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को डिपॉजिट करने के लिए, इतना हाइड्रोजन को डिपॉजिट करने के लिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना लगता है? 1 फैराडे, दैट मीन्स 96500 कूलम। ओके, इतना के लिए इतना लगता है। इतना ग्राम के लिए कितना लगेगा? फॉर 2/22 400 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना लगेगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 96500 इंटू 2 इंटू 22 400, इतना कूलम। ओके, 0 से 0 कटा, इससे ये कटा, 112 कितना आएगा? 965/112 कूलम, इतना कूलम। क्या पूछ रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ करंट फॉर 5 आवर। यहाँ पर मेरा कूलम निकल गया है। क्यू कितना आया है? 965/112 कूलम। अच्छा, टाइम कितना दिया है? 5 आवर। 5 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 इंटू 3600 सेकेंड, यहां से आ गया। मेरे पास क्या फॉर्मूला है? Q इक्वल टू आई इंटू टी। हमको I चाहिए, Q/T। Q कितना है? 965/112, और टाइम कितना है? 5 इंटू 3600, कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.00047 एम्पियर। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक और अच्छा प्रॉब्लम मिला, आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा रहा हूँ, एक और प्रॉब्लम किया जाए। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, on passing electric current through AC diluted water, मतलब acidified water, and a solution of copper sulfate, comma 0.571 gram copper and 203 ml hydrogen at NTP are liberated. Calculate the equivalent weight of copper. Calculate the equivalent weight of copper. बनाइए, कितना होगा? On passing a current through acidified water and a solution of copper sulfate, उतना ग्राम कॉपर एंड 203 ग्राम हाइड्रोजन एनटीपी पर लिबरेट हो रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकालना है। लेट अस सी क्या क्या दिया है। यहाँ पर वेट ऑफ कॉपर दिया है 0.571 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर
पूछ रहा है। वेट ऑफ हाइड्रोजन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेट ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या दिया है हमको, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया है 203 ml एट एनटीपी पर। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ट्वेंटी टू 400 ml हाइड्रोजन का वेट होता है 2 ग्राम। 1 ml का, तो इतना का वेट कितना होगा, चूंकि देयरफॉर 203 ml का वेट कितना होगा, ml हाइड्रोजन का वेट कितना होगा 400 इंटू 203, इतना ग्राम हाइड्रोजन का वेट हो गया। दैट मीन्स वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना निकला है मेरा, वेट ऑफ हाइड्रोजन आ गया 2 इंटू 203 बाई 22,400 ग्राम। ओके, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1.008 ग्राम। ओके, तो यहां से वेट ऑफ कॉपर बाई वेट ऑफ कॉपर बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या निकालने वाले, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकालने के लिए बोल रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, क्या हो जाएगा यहां से, वेट ऑफ कॉपर इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेट ऑफ हाइड्रोजन। वैल्यू पुट करेंगे, वेट ऑफ कॉपर कितना है 0.571 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1.008 बाई दिस मच ऑफ अमाउंट 2 इंटू 203 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 22,400, ऊपर चला जाएगा 22,400, कितना होगा कैलकुलेट करिए। तो ये आ जाएगा 31.75 ग्राम। ओके, देख लीजिए। एक और सवाल किया जाए। इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने तरह का सवाल है, ये दो जो लॉ हम लोग पढ़े पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में, इनके ऊपर जितना भी पॉसिबल सवाल है मैं आपको करा देता हूं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नाउ एक सवाल है, क्वेश्चन, हाउ मेनी hours does it take to reduce 3 moles of Fe3 plus to Fe2, हाँ रिडक्शन तो हो रहा है, with 2 एम्पियर करंट, with 2 एम्पियर करंट। देख लीजिए, करते हैं। यहां से पहले मेरे पास इक्वेशन क्या है, Fe3 जो है वो रिड्यूस होगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 में। कितना है ये, 1 मोल है, 1 मोल आयन है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगा है, यहां पर 1 मोल आयन बना है। अगर ये 3 करते हैं तो 3 मोल, तो इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, ये भी 3 मोल लगेगा, यहां पर 3 मोल आयन बनेगा, 3 मोल आयन। तो यहां पर टोटल हमारा करंट कितना लग गया, सो चार्ज ऑन 3 मोल, टोटल चार्ज कितना लगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन माने 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 1 मोल पर 1 फैराडे मैंने बताया था। तो 3 इंटू 96500 कूलम, इतना इलेक्ट्रिसिटी लगा, इतना चार्ज।
2 एम्पियर करंट है, ये कूलम का अमाउंट दे दिया है, और करंट कितना है 2 एम्पियर है। टाइम पूछ रहा है, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, Q इक्वल टू आई इंटू टी, टी इक्वल टू Q बाई आई। Q कितना है 3 इंटू 96500 बाई आई कितना हो गया 2 एम्पियर, कितना निकलेगा यहां से सेकंड निकलेगा, ठीक है। ओके, अभी सेकंड को हमको क्या पूछ रहा है, आवर पूछा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 3 इंटू 96500 बाई 2 इंटू 3600 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आएगा बताइए, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 12 3 36 12, कितना आएगा करिए करिए 40.2 आवर आंसर आ जाएगा। ओके, देख लीजिए। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी हम लोग किए, काफ़ी लंबा क्लास हो गया, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम लोग किए। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में इंफॉर्मेशन लिए, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का इंफॉर्मेशन दिया था। अगर वो लेक्चर मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। और ये सारे न्यूमेरिकल्स को घर में देख के प्रैक्टिस करिएगा, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ओके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बने रहिए, और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, नीचे में लाइक बटन होता है, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इस तरह के और वीडियोस बनाऊंगा, और भी न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, तो आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, और इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहूँगा, ठीक है। नाउ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय।